हाय एंड वेलकम टू एशो थ्रिलर्स। आज की जो हमारी कहानी है वो इंडिया की रिवेंज की है। 2001 पार्लियामेंट अटैक के बाद इंडिया ने जिस तरीके से रिटालिएशन किया पाकिस्तानी आतंकवादियों के ऊपर, उसी की ये कहानी जिसको ऑपरेशन पराक्रम और 2001-2002 इंडिया पाकिस्तान स्टैंड ऑफ के नाम से भी जाना जाता है। इस ऑपरेशन पराक्रम की खासियत ये थी कि इस टाइम पे इंडिया ने कारगिल वॉर के बाद दूसरी बार इतना सारा मोबिलाइजेशन, मतलब कि इतना सारे सैनिक हमारे एलओसी पे भेज दिए थे, जिसकी वजह से वेस्टर्न मीडिया में ये बात चल गई थी कि अब इंडिया और पाकिस्तान में फिर से वॉर होने वाली है। ऑपरेशन पराक्रम चलाया गया था पार्लियामेंट अटैक के रिटालिएशन में। पार्लियामेंट अटैक 13 दिसंबर 2001 को हुआ था, जिसमें 5 आतंकवादी इन्वॉल्व थे और हमने उन पाँचों पाँच को मार दिया था। और उसके रिटालिएशन में इंडिया ने उसी दिन पाकिस्तान के हाई कमिश्नर को वापस इंडिया से पाकिस्तान भेज दिया और पाकिस्तान को सेम चीज़ कही कि आप अपने संगठनों का ऑर्गेनाइजेशन जो है उनके लीडर्स को डिटेन कीजिए और सारे फाइनेंशियल असेट उनके जब्त कर लीजिए। तो इसको पाकिस्तानी आर्मी ने एक हाई अलर्ट के रूप में लिया। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा से पल्ला झाड़ते आया है, तो उसने 2001 में भी यही किया। उन्होंने मना कर दिया कि ऐसे कोई संगठन हमारी धरती पे नहीं है। ये सारे जो हैं वो कश्मीर से ही बिलोंग करते हैं और ये इंडिया का इंटरनल जो गुस्सा है कश्मीर के लोगों का वही फूट के आया है और उन्हीं लोगों ने संसद पे हमला किया है, जो कि बिल्कुल गलत बात थी। ये सब देखते हुए सारे वेस्टर्न कंट्रीज, यूएस, रशिया और यहाँ तक यूनाइटेड नेशंस ने भी बातचीत करना शुरू किया दोनों देशों के साथ, पर इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ क्योंकि पाकिस्तान ने जो अपने सैनिक थे वो एलओसी पे तैनात कर दिए थे। तो इसके जवाब में इंडिया को भी ये करना ही था और इंडिया ने भी 20 दिसंबर के दिन ये किया। और ये मोबिलाइजेशन जो था वो 1971 की जो वॉर हुई थी उसके बाद सबसे बड़ा मोबिलाइजेशन था इंडियन आर्मी का, और जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन पराक्रम। इंडिया ने धीरे धीरे करके इन सारे हमलों का, मतलब कि पार्लियामेंट अटैक का बदला लेना शुरू किया, जिसमें सबसे पहली कड़ी थी कि इंडियन एयरफोर्स के टाइगर स्क्वाड्रन से अटैक कराए गए पीओके में, जहाँ पे आतंकवादी संगठनों के जो कैंप थे उसको न्यूट्रलाइज किया गया और उनको तबाह किया गया। जो कि कह सकते हैं कि जैसी बालाकोट की जो हमने एयर स्ट्राइक की थी वैसे ही सेम टू सेम हमने 2001 में भी की थी, जिसमें पीओके में घुसकर हमने आतंकवादी संगठनों के कैंप को निस्ते नाबूद किया था। एक खास बात उस टाइम पे ये थी कि इंटेलिजेंस असेसमेंट के थ्रू हमको ये पता चला था कि पाकिस्तानी आर्मी जो है वो वेल प्रिपेयर्ड नहीं है, तो इसलिए फुल स्केल वॉर तो हो नहीं सकती है, तो उसके चांसेस बहुत कम हो गए थे। और इंडिया किसी भी तरीके की वॉर को या प्रॉक्सी वॉर को या स्टैंड ऑफ को कंटेन कर सकता है, क्योंकि उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो अच्छी थी, इन्फ्लेशन रेट कम था और पेट्रोलियम और फॉरेक्स रिजर्व भी इंडिया के पास भरपूर मात्रा में पड़ा हुआ था। तो इंडिया किसी भी तरीके की ऑफेंसिव जो बैटल है उसको कंटेन कर सकती थी उस टाइम पे। तो इसलिए उस टाइम पे इंडिया का जो था वो पाकिस्तान से एडवांटेज था उसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान का जो सारी इकोनॉमी और ये सारी चीज़ें थी वो ख़राब चल रही थी। ये सब होने के बाद लेट दिसंबर तक दोनों कंट्रीज़ ने अपनी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स तक को एलओसी पे तैनात कर दिया था और कुछ फायरिंग भी हुई थी कश्मीर में दोनों दोनों पार्टियों की तरफ से, मतलब दोनों कंट्रीज़ ने एक दूसरे पे आर्टिलरी फायर की थी कश्मीर के रीजन में। जनवरी 2002 आते आते इंडिया ने तकरीबन 5 लाख सैनिकों को एलओसी की तरफ तैनात कर दिया था और इसका रिटालिएट करते हुए पाकिस्तान ने भी सेम टैक्टिक अपनाते हुए तकरीबन 3 लाख सैनिकों को उस रीजन में तैनात कर दिया था। इसके बाद टेंशन थोड़ा कम हुआ क्योंकि परवेज मुशर्रफ जो उनके प्रेसिडेंट थे उस टाइम पे, उन्होंने 12 तारीख यानी कि 12 जनवरी को एक स्पीच में थोड़े प्रोमिस एक्शन किए कि हम टेरर को हमारी धरती से ख़त्म कर देंगे, फंडिंग बंद कर देंगे और हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं। तो इन सब की वजह से थोड़ी टेंशन जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में थी वो कम हो गई। पर पाकिस्तान तो पाकिस्तान ठहरा, वो कहाँ मानने वाला था। तो इंडिया ने उसके बाद जो इंडियन हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में उनको वापस बुला लिया और सिविलियन फ्लाइट्स को, पाकिस्तान से जो सिविलियन फ्लाइट्स आती हैं उनको बैन कर दिया। तो इसको पाकिस्तान ने फिर से एक वॉर के सिग्नल में दिया और फिर से अपनी जो मोबिलाइजेशन है वो बढ़ाना शुरू कर दिया और यूएस के साथ थोड़े डिप्लोमेटिक जो टॉक्स हैं, बातचीत है, वो बढ़ाना शुरू कर दिया। तो इसके बाद जो यूएस के प्रेसिडेंट थे उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का टेंशन कम करने की कोशिश की, पर इसका ज़्यादा फायदा नहीं हुआ। इसके बाद जो वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो काफ़ी डर में थी कि कहीं पे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वॉर शुरू ना हो जाए, और अगर वॉर शुरू हो गया तो दोनों देश न्यूक्लियर वेपन कंट्रीज़ हैं, तो दोनों न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी जा सकते हैं। तो इसका खतरा वेस्टर्न कंट्रीज़ को भी था, स्पेशली यूएस और यूके। तो यूके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इंडिया के यहाँ पे विजिट करने आए इंडिया में, और उन्होंने ये एश्योरेंस दिया कि हम प्रेसिडेंट मुशर्रफ को, पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट हैं उनको प्रेशराइज करेंगे कि आप ये सब जो चीज़ है वो बंद कर दीजिए। और यूएसए ने भी इसलिए जो उनके जो दो ऑर्गेनाइजेशन थे आतंकवादी उनको फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप घोषित कर दिया। इंडिया के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने जो भी मुशर्रफ की जो स्पीच थी उसको ज़्यादा ध्यान में नहीं लिया, क्योंकि उनको और पूरे इंडिया को पता था पाकिस्तान की दोहरी रणनीति और हिपोक्रेसी के बारे में। इसलिए हमने जो भी हम सीरियस थे उसको सीरियसनेस बरकरार रखी और मुशर्रफ की किसी भी बातों का ध्यान नहीं दिया। तो इसके बाद थोड़ी सी जो वॉर की जो टेंशन थी वो कम हो गई। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने ये किया कि पीओके में से जितने भी उनके टेरर कैंप्स थे उन सबको वहाँ से हटा दिया गया, क्योंकि इंडिया जो भी हमले कर रहा था वो पीओके में कर रहा था। और क्योंकि पीओके एक डिस्प्यूटेड एरिया है दोनों कंट्रीज़ के बीच में, तो इसलिए इंडिया वहाँ पर किसी हद तक अटैक्स कर सकता था। पर जैसे ही वहाँ से टेरर कैंप्स हट जाएंगे और वो फिर पाकिस्तान मेन लाइन में पहुँच जाएंगे, तो वहाँ पर इंडिया इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करके नहीं जा सकता हमले करने के लिए। तो इस तरीके से पाकिस्तान की जो टैक्टिक्स थी वो पाकिस्तान अपना रहा था, पर इंडिया भी पीछे नहीं था। इसके बाद टेंशन और बढ़ती है मई 2002 में,
जब 14 मई को 3 सुसाइडल टेररिस्ट पाकिस्तान की तरफ से आगे इंडियन आर्मी के कैंप पे हमला कर देते हैं। मतलब कि सुसाइड बॉम्ब्स जो होते हैं वो आके इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर के जो रीजन है कालूचक, वहाँ पे आर्मी कैंप पे हमला करते हैं, जिसमें 34 लोगों की जान चली जाती है और 50 से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो जाते हैं, जिसमें जो चिल्ड्रंस और वाइफ थे इंडियन सोल्जर्स की जो कश्मीर में भी तैनात थे उनकी जान जाती है। तो इसके बाद जो फिर से वॉर का जो सिचुएशन था वो एक बार फिर से खड़ा हो चुका था कि अब फिर से वॉर हो ही जाएगी। तो ये सिलसिला पूरा 6 महीने तक चलता रहा, दिसंबर से लेके जून जुलाई तक की कभी भी किसी भी दिन वॉर हो ही सकती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। पर डिप्लोमेसी जहाँ जब काम आती है तो वहाँ पे वॉर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पूरे मई 2002 में ये सारी चीज़ें चलती रही, कभी इस साइड से हमला हो रहा है, कभी उस साइड से हमला हो रहा है। तो दोनों तरफ से हमले हो रहे थे जो कि जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में हो रहे थे, तो इससे काफ़ी तकलीफें बढ़ती जा रही थी दोनों तरफ, पाकिस्तान की तरफ भी और इंडिया की तरफ भी। 25 से 28 मई के बीच में पाकिस्तान ने 3 मिसाइल के टेस्ट किए, जो कि उनका एक दिखावा था इंडिया को कि हम भी न्यूक्लियर कैपेबिलिटी रखते हैं स्ट्राइक बैक करने के लिए। तो जो इंडिया भी एक न्यूक्लियर वेपन कंट्री है, तो इंडिया को इससे कुछ खासा फर्क नहीं पड़ा। पर इसकी वजह से क्या है कि न्यूक्लियर वॉर का जो खतरा था वो मंडराने लगा था इंडियन सब कॉन्टिनेंट पे, क्योंकि दोनों देश न्यूक्लियर वेपन है। तो कभी भी कुछ भी अगर ज़्यादा चीज़ें खराब होती हैं तो कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकता है। इंडिया ने तो जैसा कि प्रॉमिस कर रखा है पूरी दुनिया को कि हम न्यूक्लियर वेपन सबसे पहले यूज़ नहीं करेंगे, हम सिर्फ रिटालिएशन में उसका यूज़ करेंगे। तो इंडिया उसी बात पे अड़ा रहा। पर पाकिस्तान के प्रेसिडेंट मुशर्रफ का ये कहना था कि अगर ज़्यादा चीज़ें खराब हुई तो हम न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। पूरी दुनिया के बड़े बड़े देशों को ये खतरा लग रहा था कि न्यूक्लियर वेपन यूज़ ना हो जाए, कोई न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। तो उन दोनों ने नेगोशिएट करवाने के लिए इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बहुत सारी कंट्रीज़ ने अपना योगदान दिया। सारी तरह की डिप्लोमेसी सारी कंट्रीज़ ने इस्तेमाल करके देखी और इंडिया की तरफ उनका ज़्यादा झुकाव था। उनका इंडिया को कहना था कि आप कोई भी बड़े और कड़े कदम मत लीजिए, थोड़ा सा आप डिप्लोमेसी के थ्रू इस चीज़ को सॉल्व कीजिए। 29 जुलाई 2002 को कारगिल वॉर के बाद सबसे पहली बार एयर पावर दिखाते हुए इंडिया ने एयर स्ट्राइक की। फिर से पाकिस्तानी फोर्सेस के लूंडा पोस्ट पे, जो कि इंडियन साइड की एलओसी क्रॉस करके इंडिया में आ चुके थे, इसलिए उनके ऊपर हमला किया गया, जिसमें मिराज 2000 एयरक्राफ्ट शामिल था और बोफोर्स हाउट्सर भी शामिल थी। इसके जवाब में पाकिस्तानी आर्मी ने फिर से अपने ट्रूप्स को एलओसी के पास तैनात करना शुरू किया, जिसको इंडिया ने भाप लिया पहले ही। और पिछली बार की तरह यानी कि कारगिल की तरह कुछ ना हो जाए, इसका पूरा ध्यान रखते हुए इंडिया ने पहले ही जो इंपॉर्टेंट पोस्ट और इंपॉर्टेंट जो जंक्शन होते हैं किसी भी वॉर रीजन के, उसको इंडिया ने पहले ही कैप्चर कर लिया और वहाँ पे जाके बैठ गए। जैसा कि पिछली बार हुआ था कारगिल वॉर में कि टाइगर हिल जो है वो पाकिस्तान ने कैप्चर कर लिया था, फिर इंडिया को बहुत प्रॉब्लम हुई थी उसको रिकैप्चर करने के लिए। तो ऐसा इस बार इंडिया ने कोई चांस ही नहीं दिया और पहले ही जाके सारे इंपॉर्टेंट जो पोजीशन है उसको कैप्चर कर लिया। ये सारे टेंशन्स को कम होते होते अक्टूबर 2002 आ गया, जहाँ पे 2002 अक्टूबर में इंडिया ने अपने जो सैनिक थे उनको वापस बुलाना शुरू किया और सेम चीज़ पाकिस्तान ने भी की। और नवंबर 2003 में इंडिया और पाकिस्तान ने सीज फायर को साइन किया। तो इस ऑपरेशन पराक्रम का जो अल्टीमेट जो टारगेट था वो अचीव नहीं हो पाया। इसके बहुत सारे कारण थे और उसमें सबसे बड़ा जो कारण था कि हमारा जो ट्रूप मोबिलाइजेशन है वो तुरंत नहीं हुआ। इंडिया का उस टाइम पे जो सैनिकों को भेजना था एलओसी के पास, उसको काफ़ी टाइम लग गया वहाँ पे पहुँचते पहुँचते। तो वो काफ़ी स्लो मोबिलाइजेशन था। एक तो हमने 5 लाख सैनिकों को वहाँ पे भेजा था, वो भी स्लोली वहाँ पे पहुँच रहे थे। तो ये थोड़ा एक प्रॉब्लमेटिक रहा इंडिया के लिए। अगर वो पहले पहुँच जाते तो हम कुछ और कर सकते थे इस ऑपरेशन पराक्रम में, तो वो हमको ज़्यादा एडवांटेज देता इंडिया की तरफ से। ओवरऑल इंडिया ने इस और ऑपरेशन पराक्रम के थ्रू ये दिखाया पूरी दुनिया को कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। अगर हमारे देश पे कोई हमला होता है तो हम उसका रिटालिएशन बखूबी करेंगे, जैसा कि इंडिया करते आई है। और इस स्टैंड ऑफ के जरिए भी इंडिया ने बताया कि हम किसी को भी अपनी कंट्री पे हमला नहीं करने देंगे। तो ये ऑपरेशन फेल हुआ या सक्सेस हुआ, ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसको आप कमेंट कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ऑपरेशन पराक्रम जो इंडिया का था वो सही था यानी कि सक्सेसफुल था या एक फेलियर था। क्योंकि दोनों तरफ से जाने तो गई थी। इंडिया की तरफ से तकरीबन 1874 लोग शहीद हुए थे और पाकिस्तान की तरफ से भी 2000 के आसपास लोग जो हैं वो वहाँ पे मारे गए थे। तो इन सब के बाद 2001 के स्टैंड ऑफ के बाद इंडिया ने ये दिखाया कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप कुछ भी कर लें, हम अपना काम करते रहेंगे। हमारी तो ये थी ऑपरेशन पराक्रम की कहानी। तो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और इसके बाद आप कौन सा ऑपरेशन इंडियन आर्मी का सुनना चाहेंगे, उसकी कहानी सुनना चाहेंगे, वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।